वेलकम बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 63, जिसका टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति। बच्चों, इस टॉपिक से संबंधित वर्कशीट पे हम लोग काम कर चुके हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये आपके सामाजिक विज्ञान यानी इतिहास की पाठ 1 से संबंधित है। तो जब हम इस वर्कशीट में काम कर चुके हैं तो ये वर्कशीट आपके पुनरावृत्ति के लिए है। तो इस वर्कशीट में आपके सामने एक एक नंबर के प्रश्न दिए हुए हैं, तो उन प्रश्नों को समझना है और उनके उत्तर लिखने हैं। तो आइए जानते हैं कि इन वर्कशीट को हल करने के लिए हम किस तरह से किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और किस तरह से इसका हल करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक और सलाह दूंगा कि इसके लिए आप जो इतिहास की पहली पार्ट है उसे अच्छी तरह से पढ़ लें। साथ ही साथ इस पार्ट से संबंधित जो वर्कशीट पे जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं उसको ढूंढें और उसे एक बार रिवीजन कर लें, तब आपको ये वर्कशीट करने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं हम एक एक करके इन प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, फ्रांस के प्रथम 2 स्टेट्स को जन्म से मिलने वाला कोई एक विशेषाधिकार लिखिए। और वहीं दूसरा है, लुई 16 के फ्रांस के राजा बनने के समय राजकोष क्यों खाली था, कोई एक कारण लिखिए। तो आइए हम समझते हैं इसके उत्तर। बच्चों, जब हम लोग इस पार्ट को पढ़ रहे थे तब हमने जाना था कि फ्रांस में 3 जो समाज था, फ्रांसीसी समाज, वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट्स, द्वितीय स्टेट्स और तृतीय स्टेट्स। उस समय हमने जाना था कि प्रथम स्टेट्स में जो चर्च और पादरी लोग सम्मिलित थे, द्वितीय स्टेट में राजा और कुलीन वर्ग के लोग सम्मिलित थे, और तृतीय स्टेट्स में अन्य सभी लोग, जो चाहे वकील, डॉक्टर, मजदूर, किसान, सारे लोग शामिल थे। तो इसमें हमें बताना है कि प्रथम स्टेट्स को के लोगों को जन्म से थे, यानी मतलब प्रथम स्टेट्स में अगर उनका जन्म हुआ है तो उनको कौन कौन से विशेषाधिकार थे, किसी एक को बताना है। तो हमने उस समय जाना था कि प्रथम और द्वितीय स्टेट्स के जो लोग थे उनको राज्य द्वारा लिया जाने वाला कर नहीं देना पड़ता था। तो इसलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रथम, यहाँ देखिए गलत लिख गया है, फ्रांस के प्रथम स्टेट्स के लोगों को राज्य द्वारा लिया जाने वाला कर देने से छूट प्राप्त थी। इसके अलावा और भी क्या थी कि और भी उन्हें स्टेटस ये हासिल था कि उनको कर देने से तो छूट प्राप्त थी, साथ ही साथ वो कर लेते भी थे। तो पिछले बार आपने जाना था कि जो चर्च था वो जो तृतीय स्टेट्स के लोगों से कर लेते थे उसको टाइद कहा जाता था, और जो द्वितीय स्टेट्स के लोग यानी जो राजा था वो जो तृतीय स्टेट्स के लोग से कर्ज लेता था उसे टाइल कहा जाता था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, यानी टैक्स जो है केवल तृतीय स्टेट्स के लोग देते थे, प्रथम और द्वितीय स्टेट्स के लोग कर लेते थे। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं कि लुई 16 के फ्रांस के राजा बनने के समय राजकोष क्यों खाली था, कोई एक कारण लिखिए। तो इस बच्चों, ये जो प्रश्न है आपके 3, 5 या 5 नंबर के प्रश्न में भी आता है। तो जब ये 5 नंबर का प्रश्न रहेगा तो इसके 5 कारण लिखने होंगे, लेकिन चूंकि अभी ये 1 नंबर के प्रश्न में है इसलिए आपको एक कारण लिखने हैं। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि पूर्ववर्ती राजाओं द्वारा विलासिता एवं शान शौकत में खर्चों के कारण। तो हम लोग जानते थे कि उससे लुई 16 से राजा बनने से पहले जो राजा थे उन्होंने विलासिता पूर्व शान शौकत पर अभूतपूर्व खर्चे किए, और उस खर्चों के कारण राजकोष खत्म हो गया, खाली हो गया। साथ ही साथ इसके अन्य कारण भी है, जैसे उससे पहले जो फ्रांस को युद्ध में व्यस्तता थी, जो विभिन्न मोर्चों पर फ्रांस को युद्ध लड़ना पड़ता था, तो उसके कारण भी उसे काफ़ी खर्चे करने पड़े थे। तो इसके कारण भी वहाँ का राजकोष खाली हो गया था। तो आप यहाँ से इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो आइए फिर से देखते हैं वर्कशीट में। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों को भरिए। फ्रांस के राजा डैश ने वाटरलू का युद्ध सन 1815 में लड़ा था। यानी 1815 में जो वाटरलू की लड़ाई थी उसमें फ्रांस का राजा कौन था। तो ये सभी जानते हैं कि 1815 में वाटरलू की लड़ाई में फ्रांस का राजा था नेपोलियन, और नेपोलियन की इसमें पराजय हुई थी। यही कारण था, इसी पराजय के बाद उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था जहां पर उसकी मृत्यु हो गई थी। तो फ्रांस के राजा नेपोलियन ने वाटरलू का युद्ध लड़ा था। तो यहाँ रिक्त स्थानों में हमें भरना है नेपोलियन। ठीक है,
आइए अब देखते हैं चौथा प्रश्न। फ्रांस में डैश का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। तो एक ही किला था जो आपके इस पाठ की शुरुआत के पैरा में ही पढ़ना है कि बास्तिल का किला। फ्रांस में बास्तिल का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। तो आप यहाँ पर लिख देंगे बास्तिल का किला। केवल यहाँ बास्तिल लिखना है, किला वहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे बास्तिल। पांचवा प्रश्न है, वाक्य को ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार सही करके पुनः लिखिए। प्रश्न क्या है? जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, लुई 16 चोल वंश का राजा था। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि चोल वंश फ्रांस का राजवंश नहीं था, बल्कि ये तो भारत का राजवंश था। तो अब हम देखिए याद करेंगे कि लुई 16 किस वंश का राज था। तो यहाँ पर हम चोल वंश जहाँ लिखा हुआ है, इस चोल वंश की जगह पर हम लिखेंगे बूर्बो वंश। यानी जो लुई 16 था वो बूर्बो वंश का शासक था। तो यहाँ पर लिखेंगे लुई 16 बूर्बो वंश का राजा था। चौथा प्रश्न है, वाक्य को ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार सही करके पुनः लिखिए। चर्च के पादरी फ्रांस के तृतीय स्टेट्स में आते थे। यहाँ भी देखिए कहाँ गलत है ये, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि चर्च के पादरी किस स्टेट्स में आते थे। यहाँ लिख रहा है तृतीय स्टेट्स में आते थे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि चर्च के जो पादरी थे वो प्रथम स्टेट्स में आते थे। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। तो यहाँ जो तृतीय लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम प्रथम लिख देंगे और इस वाक्य को पूरा लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा, चर्च के पादरी फ्रांस के प्रथम स्टेट्स में आते थे। सातवां प्रश्न देखते हैं, सही विकल्प चुनिए। फ्रांस में 1794 तक चलने वाली मुद्रा का नाम क्या था? ठीक है, आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है, टाइद, लिवरे, टाइल और रुपया। तो इसमें प्रथम दृष्टया ही रुपया तो भारत की मुद्रा है, तो रुपया तो फ्रांस में चल नहीं रहा था, तो ये तो नहीं होगा, यानी एक रुपया तो कट गया। दूसरा ये टाइद और टाइल जो है ये क्या है, टैक्स हैं। अभी हमने जाना था कि टाइद जो था वो चर्च के लोगों द्वारा तृतीय स्टेट्स के लोगों से लिया जाने वाला कर था, वहीं टाइल राज्य द्वारा तृतीय स्टेट्स के लोगों से लिया जाने वाला कर था। तो ये दोनों टैक्स थे। तो अब बचता है लिवरे। तो हम लोगों ने इस पाठ को जब पढ़ रहे थे उस समय पढ़ा भी था कि फ्रांस की मुद्रा का नाम लिवरे था। तो यहाँ पर सही उत्तर इसका होगा लिवरे। आठवां प्रश्न देखते हैं, डायरेक्टरी की शासन व्यवस्था का अंत किसने किया? तो डायरेक्टरी की जब हम लोग चर्चा करें तो जाना था हमने कि रोबेस्पियर के शासन के बाद डायरेक्टरी का शासन आया था, जिसमें 5 डायरेक्टरों का शासन होता था। उसमें आपसी कलह होती थी, जिसको समाप्त किया था नेपोलियन ने उसे समाप्त करके अपने आप को वहाँ का शासक घोषित किया था और एक तरह से पुनः राजतंत्र की स्थापना की थी। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा नेपोलियन। 9वां प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों में एक कथन और उसका कारण आर दिए हुए हैं, इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए कथन पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है, 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को फांसी दे दी गई। तो आप जानते हैं कि ये सही है या गलत है, तो ये आप अपने किताब से मिलाएंगे तो ये सही है, यानी 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को फांसी दे दी गई थी। अब इसका कारण क्या था? कारण ये कह रहा है इसमें कि उसने फ्रांस के खिलाफ राजद्रोह की साजिश रची थी। तो सही था, क्योंकि उसने फ्रांस के लोगों के खिलाफ जो पड़ोसी देश थे दूसरे राजाओं से मदद मांगी थी, वहाँ से सेना मंगा ली थी, तो उसको राजद्रोह माना गया था। तो इसलिए कारण भी इसका सही है, इसी कारण से उसे फांसी दी गई थी। तो यानी कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। तो इसका उत्तर होगा ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गलत लिख गया है प्रिंट, आर ए की सही व्याख्या करता है होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 10वां प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन ए और उसका कारण आर दिए गए हैं, इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए ये भी उसी तरह का है, तो इसको भी जानते हैं कि कैसे क्या है। कथन कह रहा है कि 1793 से 94 के फ्रांसीसी काल को शांति काल कहते हैं। अब यही देखिए 1793 से 1794 के बीच फ्रांस में किसका शासन था? तो अगर आप याद करेंगे तो ये जैकोबिनों का शासन था, जिसका नेतृत्व रोबेस्पियर कर रहा था। तो आपको याद होगा कि उसने तो
बड़ी क्रूरता के साथ शासन किया था, तो इसीलिए उसको शांति का काल नहीं बल्कि आतंक का काल कहते हैं। तो इसीलिए क्या है, गलत है। दूसरा कारण कर है, इस दौरान रोबेस्पियर ने क्रूरतापूर्ण राज्य किया था। ये तो सही है क्योंकि बड़ी ही क्रूरता से उसने शासन किया था, तो ये सही है। इसका मतलब ए गलत और आर सही है। तो आप यहाँ देखेंगे ऑप्शन में है डी में ए गलत और आर सही है, तो इसका ऑप्शन डी होगा, ए गलत और आर सही है। चलिए अब ये रहा आपके प्रश्नों को हल करने का तरीका। और आइए अब देखते हैं वर्कशीट के अंतिम भाग में कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। और आज का संदेश है कि 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो बच्चों हम लोग बार बार रिमोराइज कर रहे हैं और अब तो हमारे बिहेव में ये सारी चीज़ें शामिल हो रखी हैं कि कोविड-19 से संबंधित जो प्रिकॉशंस है उसे हमें पूरी तरह से फॉलो करनी है। इसके 3 प्रिकॉशंस मेनली है, अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यानी जब भी किसी दूसरे से मिलें तो 6 फीट की दूरी एक दूसरे के बीच मेंटेन करें, और मास्क पहने, नाक और मुंह को ढकते हुए मास्क को पहने। तो उम्मीद है आप सभी ऐसा कर रहे होंगे। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और इस वर्कशीट को पूरा करके अपने सर जी को भेज दीजिए ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।